ओके, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कैसे हैं सभी बच्चे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। सो फाइनली हमने केमिकल काइनेटिक्स पूरा अच्छा एनसीईआरटी से पढ़ लिया है। इन डेप्थ नॉलेज भी नीट लेवल की मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में दे दी है। अभी मैं आपको क्या देने वाली हूँ, माइंड मैप ऑफ चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हर एक फॉर्मूला, हर एक एक्सप्लेनेशन जो है लिखी हुई है, आप उसे समझ सकते हैं और रिविजन कर सकते हैं। कल जो सेशन होगा जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, तो आप उस सेशन से पहले इस माइंड मैप को रिवाइज ज़रूर करके आए, बिकॉज यहाँ पर आपको सारे फॉर्मूलेज का रिविजन हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने माइंड मैप को। बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आप क्या पढ़ते थे? आप पढ़ते थे रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स मतलब यू स्टडी द रेट ऑफ अ रिएक्शन। कोई रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है, कोई मॉडरेट स्पीड से हो रही है, कोई बहुत फास्ट हो रही है, तो वो क्या स्पीड से रिएक्शन हो रही है, क्या फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, और कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं इवन इफ इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो वो सारी चीज़ें हम केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। क्या क्या आपके फैक्टर्स होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं। तो अगर हमारी ये वाली रिएक्शन है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट बी, तो रेट को कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल्स टू -1/8 dA/dt या del A by del T, which represents change in concentration of reactant by change in time। ठीक है, अगर रिएक्टेंट है तो माइनस साइन हमेशा आएगा, क्योंकि रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। सिंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम डिक्रीज करता है, तो आपका डेल ए या आपका डी ए क्या आएगा? नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए आपको बाहर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। रेट इज ऑल्सो डिफाइंड एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई टी, एंड जहाँ पे कोफिशिएंट है आप उसको इंक्लूड करके चलेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन में अगर आप प्रोडक्ट साइड की तरफ लिख रहे हो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिखनी पड़ेगी। सो रेट इज डिफाइंड एज -1/a dA/dt। सिंस ए रिएक्टेंट है तो माइनस साइन आया, और इट कैन बी ऑल्सो इक्वल्स टू +1/b dB/dt। सिंस बी प्रोडक्ट है तो इसलिए पॉजिटिव आया। बेटा इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेना, अगर आपसे कोई बोले रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन होता है किसका? रिएक्टेंट का। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछ ले या डिकम्पोजिशन पूछ ले, तो आप क्या बोलोगे? सिंपल -dA/dt। रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में आपका कोफिशिएंट से हम डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगर बोले रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बताना है, तो आप सिंपल dB/dt की वैल्यू लिखेंगे। अगर रेट होता तो यहाँ पे b से डिवाइड करते, लेकिन सिंस रेट नहीं है तो आप सिंपल dB/dt की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो वी ऑल नो दैट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी रिएक्टेंट की, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके बीच में केमिकल एनर्जीज बढ़ेंगी, आपकी रिएक्शन जो है वो फास्ट होगी। इसके बाद कैटलिस्ट से आपको पता है कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है। अगर कोई रिएक्शन स्लो हो रही है तो उसमें हम कैटलिस्ट डाल के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया। ज़्यादा सरफेस एरिया होता है तो रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज करता है। तो ये वाले फैक्टर्स हैं जो आपके किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपके इफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो रेट लॉ है। तो रेट लॉ जो है हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। अगर आपकी रिएक्शन A + B दैट गिव्स यू प्रोडक्ट है, तो आपके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? रेट कांस्टेंट के A की पावर अल्फा, B की पावर बीटा। अब ये अल्फा और बीटा वैल्यू जो है ये आपको एक्सपेरिमेंटली मिलती है, तो इसलिए बोलते हैं जो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इक्वेशन आती है वो एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करी जाती है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो बेसिकली व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? आपके लिए जितने भी कॉन्सेंट्रेशंस इन्वॉल्व हैं रेट लॉ में, उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे तो हमें कंप्लीट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था मॉलिक्युलैरिटी। मॉलिक्युलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई एलिमेंट्री केमिकल स्टेप रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर कितने रिएक्टिंग स्पीसीज हैं आपस में मिलकर रिएक्शन करवा रहे हैं, वो मॉलिक्युलैरिटी है। मॉलिक्युलैरिटी में एक हो सकता है तो वो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन, 2 होता है तो बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन, ट्राई मॉलिक्युलर रिएक्शन, पॉलीमॉलिक्युलर रिएक्शन, इस तरीके से होता है।
मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नेवर बी जीरो, ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा, एक नेचुरल नंबर। रिएक्टिंग स्पीसीज या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, कभी भी फ्रैक्शनल में भी ये नहीं जा सकता। सो मॉलिक्युलरिटी इज बेसिकली अ नेचुरल नंबर, जीरो नहीं होती मॉलिक्युलरिटी कभी भी। लेकिन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, इंटीजर, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वी स्टार्टेड विद जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उसके बारे में हमें बहुत सारे रिएक्शंस के जो इक्वेशंस है वो याद रखने हैं, प्लस ग्राफ भी याद रखने हैं। तो फॉर अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्युलरिटी है वो ऑर्डर के बराबर हो जाती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर आर नॉट द सेम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था। हमने देखा था जो यहाँ पे रेट है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ए की पावर जीरो रहेगी, तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। और ये वाला जो ग्राफ था हमने पढ़ा था रेट और ए के बीच में, ए बढ़ भी रहा है तो रेट पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि वो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद जो यूनिट ऑफ के है वो सेम होगी यूनिट ऑफ रेट की, बिकॉज रेट इज इक्वल्स टू के इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हमने देखी थी, AT इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस KT। AT क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट टाइम t। A नॉट क्या है, इनिशियली जब हमने रिएक्शन स्टार्ट करी थी तो उस टाइम पे क्या कॉन्सेंट्रेशन लेके चले थे, K इज रेट कांस्टेंट, T इज टाइम, सो AT इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस KT। उसके बाद हमने ग्राफ पढ़ा था AT और टाइम का, अगर हम इसे प्लॉट करते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c पे, तो आपका स्लोप माइनस के आता है और इंटरसेप्ट क्या आता है, A नॉट। तो ये वाला ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ हमें मिलता है, ठीक है। अगर आप रेट और A नॉट का बनाएंगे तो वो सेम ग्राफ है, यहाँ पे भी बना हुआ है। नेक्स्ट हमने टी हाफ निकाला था। टी हाफ क्या होता है, दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन AT बिकम्स A नॉट बाई 2। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है जब आधी हो जाती है तो उसे हम टी हाफ टाइम बोलते हैं। तो टी हाफ टाइम हमने कैलकुलेट करी थी, A नॉट बाई 2 के आई थी। टी कंप्लीशन क्या होता है, जब AT जीरो हो जाए, मतलब हमारा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाए, तो उस टाइम पे हमारे पास टी कंप्लीशन कितना आया था, A नॉट बाई के आया था, ठीक है। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A नॉट, तो आपका ये वाला कर्व आया था, स्ट्रेट लाइन आपका आया था ग्राफ में टी हाफ और A नॉट का, यहाँ से आपने प्लॉट बनाया था और स्लोप क्या था 1/2 के आया था। तो ये सारी चीज़ें हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ी थी। फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट है वो K इंटू A की पावर 1 होगा। तो दैट मीन्स रेट और A डिपेंडेंट है, A बढ़ेगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो इस केस में जो स्लोप आया था वो K के बराबर आया था। नेक्स्ट यूनिट ऑफ K क्या होगा, सिंस रेट इज इक्वल्स टू K इंटू A, तो आपका जो K की यूनिट है वो टाइम इनवर्स की यूनिट आई थी, इट कैन बी सेकेंड इनवर्स और मिनट इनवर्स। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखेंगे तो क्या था, KT इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ A नॉट बाई AT, या फिर AT इज इक्वल्स टू A नॉट e टू द पावर माइनस KT। अगर आप इससे ग्राफ बनाएंगे तो बहुत सारे ग्राफ पूछे गए हैं। लॉग ऑफ AT वर्सेस टाइम का ये वाला प्लॉट आया था, आप इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके लॉग ऑफ AT इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ A नॉट माइनस KT करके भी लिख सकते हैं। तो लॉग ऑफ AT वर्सेस टाइम का प्लॉट ये आया था, जिसमें y इंटरसेप्ट लॉग ऑफ A नॉट आया था और स्लोप कितना आया था, माइनस के आया था, ठीक है। इसके बाद हमने टी हाफ कैलकुलेशन भी करी थी। टी हाफ इसका कितना आया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 0.693 बाय के, ठीक है। यहाँ पर टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ A नॉट, तो अगर आप टी हाफ और A नॉट का ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। टी कंप्लीशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इन्फिनिटी। हमने कैलकुलेट करके भी देखा था कि अगर आप AT को 0 पुट करते हैं तो टी हाफ इन्फिनिटी आता है, सो बेसिकली नॉट डिफाइंड आता है, एंड वी से दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने करी थी किस में बेटा, आपके उसमें करी थी, किस में करी थी, केमिकल काइनेटिक्स में करी थी, ठीक है। इसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था टेम्परेचर कोफिशिएंट। सो बेसिकली व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अगर आप एक रेट कांस्टेंट KT ले रहे हैं, उसमें 10 डिग्री का राइज कर रहे हैं, तो KT प्लस 10 बाई KT इज इक्वल्स टू ईटा। तो जनरली वी से दैट जो आपका ईटा वैल्यू आता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट आता है, वो 2 आता है, जनरल ये हम बोलते हैं। एंड वी से दैट रेट कांस्टेंट अगर टेम्परेचर T प्लस 10 पे हो रहा है, अगर कोई रेट कांस्टेंट T है
और अगर आप रेट कांस्टेंट T+10 कंसिडर करते हैं, मतलब एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप रेट रेशो भी ले सकते हो 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे, और रेट कांस्टेंट रेशो भी ले सकते हो, वो ईटा के बराबर होता है। अगर T+10 पे बाय T ईटा 2 है, तो वी से दैट एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर जो आपका RT है वो ट्वाइस हो जाता है। ये जनरल स्टेटमेंट है, बट ईटा की वैल्यू चेंज हो सकती है, नियर अबाउट 2 रहती है, ठीक है। अगर आपके पास कोई टेम्परेचर T+10x टाइम्स लिखा हो सकता है, उसको आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 30 है, तो 30 को मैं 10 प्लस क्या लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स ऑफ x लिख सकती हूँ, 2 या फिर 2 टाइम्स ऑफ 10 लिख सकती हूँ। तो इस केस में मेरा जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2। तो अगर कोई टेम्परेचर है, अगर आप उसे T+10x फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपके पास इसका डिवाइडेड बाय इनिशियल रेट का जो रेशो होगा वो ईटा की पावर x होगा। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जो नीट में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बोर्ड्स में नहीं पूछे जाते बट नीट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट अरेनियस इक्वेशन। सो वी से दैट K जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो K इज इक्वल्स टू AE⁻ माइनस EA/RT होता है। इसको हम ln K इज इक्वल्स टू ln A माइनस EA/RT भी लिख सकते हैं। ln K और 1/T का ये वाला ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c बनाकर आप यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं। y इंटरसेप्ट क्या होगा, ln ऑफ A, एंड स्लोप क्या होगा, माइनस EA/R। रिमेंबर, अगर आप इसे लॉग के फॉर्म में लिखते हैं तो log ऑफ K इज इक्वल्स टू log ऑफ A माइनस EA/2.303 RT आएगा। तो उस केस में जो स्लोप आएगा वो माइनस EA/2.303 R आएगा, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ में कंफ्यूजन होता है, बच्चे स्लोप की वैल्यू में यहाँ पर 2.303 वाला फैक्टर लेना भूल जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो आप ये क्वेश्चन गलत मत करना। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ग्राफ्स पढ़े थे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, वो स्टेबल बनता है। तो आपके पास इस तरीके से ग्राफ बना था। डेल्टा H वैल्यू फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज नेगेटिव, और डेल्टा H कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। सो यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी एक्सोथर्मिक के केस में। या फिर आप क्या निकाल सकते हैं, एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड करके। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी होती है, बैकवर्ड के लिए ये। तो बैकवर्ड के लिए ज़्यादा है, फॉरवर्ड के लिए कम है, तो आपका साइन नेगेटिव आएगा इस केस में, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो उसके लिए डेल H पॉजिटिव आएगा। प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है, यहाँ पे प्रोडक्ट यूजुअली ज़्यादा स्टेबल नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जी हाई है। तो आप एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये वाला प्लॉट और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बना देंगे, प्रोडक्ट की एनर्जी को कम कर देंगे, ठीक है। और ये दोनों फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर एंथैल्पी दे रखी है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अगर एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू दे रखी है तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करना है, ठीक है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देखा था ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। वी सेड दैट अगर कोई रिएक्शन इस तरीके से ग्राफ फॉलो कर रही है तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में नीचे वाला ग्राफ फॉलो होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो विद कैटलिस्ट आपका जो स्लोप है, एक्टिवेशन एनर्जी है, वो कम होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कोलिजन थ्योरी पढ़ा था। We said that all the collisions are not effective, सारे कोलिजन से रिएक्शन जो है वो नहीं मिलती और वो रेट को इम्पैक्ट करता है। तो इफेक्टिव कोलिजन किस किस पे डिपेंड करते हैं, इफेक्टिव कोलिजन आपके डिपेंड करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी पे। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं उनकी जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, इनके जो कोलिजन्स होते हैं वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होने चाहिए। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रहे हैं तो वो कोलिजन इफेक्टिव बोला जाएगा, अगर इम्प्रॉपर कोलिजन है तो वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बेसिकली कोलिजन थ्योरी में आपका इफेक्टिव कोलिजन भी आपका मैटर करता है, जिसमें हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो इस तरीके से तीनों फैक्टर्स को इन्वॉल्व करके जो हमारी कोलिजन थ्योरी की इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, रेट इज इक्वल्स टू P ZAB e⁻ माइनस EA/RT, जहाँ पे P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेरिक या प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ये आपको याद रखना है। ZAB रिप्रेजेंट्स कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड एक्टिवेशन एनर्जी पे इस तरीके से वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें कर ली है कवर। थैंक यू सो मच एंड आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो, ये माइंड मैप से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही हो। आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो
पहले आप बहुत अच्छे से चैप्टर को समझिए और इन माइंड मैप्स को देखिए। यही माइंड मैप्स जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं तो आपको कंप्लीट चैप्टर जो है वो याद हो जाता है और आप अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही माइंड मैप्स हम आपको देते रहेंगे। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।